ओके, तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। यू एक सेकेंड। वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के, क्लास 11th के। अ, तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा होगा कि फिजिक्स में हर चीज एक क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप मान लो किसी भी चीज को जब आप मेजर करने जाते हो तो आपको एक नंबर की जरूरत होती है ना। अगर मान लो आप शॉप पे जाओगे, अगर आपको कोई चीज सामान लेके आना है तो आप उसको ये बोलोगे कि एक पैकेट ये दे दो, तो फिर वो आपको मेजर करके देता है कि वो कितना केजी का है, राइट। अगर आप कुछ स्केल लेते हो तो स्केल से आप हर चीज को मेजर करते हो कि उसकी लेंथ कितनी। तो क्वांटिटी क्या होती है बेटा? एक सेकेंड, समवन वांट्स टू ज्वाइन। ओके, कि फिजिकल क्वांटिटी वो है जो आपकी क्या हो सकती है, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे अगर अभी कोई भी पूछे कि क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिनको क्या किया जा सकता है, जिनको मेजर करा जा सकता है। जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। ये मेजरेबल क्वांटिटी है। अब देखो, मेजरेबल क्या नहीं है, जैसे एंगर है। क्या आप गुस्से को मेजर कर सकते हो कि किसी को, सामने वाले को कितना गुस्सा आ रहा है? तो उन्हें मेजर नहीं कर सकते, तो यानी ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, राइट। और हैप्पी, सैडनेस, स्मेल, कलर, इनको क्या हम मेजर कर सकते हैं? तो इन चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये कैसी क्वांटिटीज हैं? ये नॉन क्वांटिटीज हैं। आई थिंक समवन वांट्स टू ज्वाइन द सेशन। जस्ट ओके, तो दीज आर थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो अब बात आई कि ओके, तो कहा थे हम लोग कि अब बात ये तो पता चल गई कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट्स चाहिए, है ना। एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या चाहिए? स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो जैसे कि हर जगह, मतलब मान लो अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, तो हर कोई क्या करे, इन एवरी कंट्री लेंथ को किस में मेजर किया जाए? उस स्पेसिफिक यूनिट में ही मेजर किया जाए। तो उस स्टैंडर्ड अमाउंट को या स्टैंडर्ड यूनिट को हम क्या, उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट। उसको बोला जाएगा यूनिट। तो जैसे कि मान लो पहले जमाने में देखो, लोग क्या करते थे, अगर किसी चीज को मेजर करना होता था तो अपने हाथ का इस्तेमाल करते थे। जैसे तुम्हारा थंब हो गया और फिंगर हो गया, तो वहां से एक करके, 2 गज करके, इस तरीके से वो मेजरमेंट करते थे। तो ये मेजरमेंट क्या हुई, आगे जाके सब अपनी 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 अलग मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो वहां से जाके आगे क्या होता है, इन चीजों में ग्लिच आती है। तो एक ऐसी यूनिट बताओ जो सब लोग यूज करेंगे, जैसे कॉमन चीजें क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे एक यूनिट। तो फिजिक्स में अगर कोई भी चीज यूनिट है तो वो क्या है? वो स्टैंडर्ड यूनिट है जो हर कहीं, इन एवरी कंट्रीज, इन एवरी फिजिक्स बैकग्राउंड हम यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? यूनिट होगा। करेक्ट हुआ? एक सेकेंड, अनदर वन वांट्स टू ज्वाइन। समझ में आया? उसके बाद क्या होता है, हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते कैसे हैं, है ना। कैसे लिखोगे? मान लो अगर आप, मैं तुमसे बात करती हूँ लेंथ की, मैंने आपको बोला कि बेटा लेंथ बताओ, कि आपने किसी चीज को मेजर किया, तो आप कहोगे कि मैम वो 20 मीटर्स आया मेजर करके। 28 के बाद क्या आपने यूज किया? मीटर। तो 28 क्या है? 28 तो मैग्नीट्यूड है, वो 28 तो मैग्नीट्यूड हो गया। जो लास्ट में आप मीटर लगा रहे हो वही क्या है? यूनिट। तो इसका मतलब मीटर एक ऐसी यूनिट है जो मोस्टली हर कंट्री में हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे क्या लगाया जाता है? यूनिट लगाई जाती है। जैसे 5 kgs, है ना। 5 kg। और बताओ और कौन सी यूनिट है? मीटर, केजी के अलावा टाइम। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड्स।
टाइम को किस में मेजर करते हो? सेकेंड्स में मेजर करते हो। तो ये क्या है? ये है हमारी कुछ फिजिकल यूनिट्स। आई थिंक सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, हमने क्या डिसाइड किया, हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है कुछ सॉलिड ऐसी क्वांटिटीज, अगर हमने उनकी क्वांटिटीज निकाल ली तो बाकी के जो छोटे मोटे है ना उनकी क्वांटिटीज अपने आप डिराइव्ड हो जाएंगी। तो 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कितनी क्वांटिटीज हैं बोलो? फंडामेंटल 7 आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 कैसी क्वांटिटीज हैं? 7 है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को अब देखेंगे कि कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इन सातों की मदद से ना आप कोई भी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हो, एनी क्वांटिटी। वो हम देखेंगे भी कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। आओ तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखते हैं कि कितनी है। तो देखो क्या है, देयर आर द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वो है जो अपने आप में कंप्लीट है, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है टू मेजरमेंट। तो कैसी है? जैसे देखो 7 कलर होते हैं रेनबो में, 7 हफ्ते होते हैं, 7 म्यूजिक में 7 नोट होते हैं। दुनिया में कितने अजूबे हैं? दुनिया में 7 अजूबे हैं। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी क्या है? 7 क्वांटिटीज हैं। तो देख रहे हो 7 नंबर का कितना बड़ा यूजफुलनेस है। 7 रंग, 7 अजूबे, है ना, 7 नोट, तो क्या है? एवरीथिंग 7। तो चलो आओ देखते हैं फटाफट से कौन कौन सी वो 7 यूनिट है। तो सबसे पहले कौन सी दिखाई दे रही है बेटा आपको 7 में से? 7 सबसे पहले कौन सी दिखाई दे रही है? मास दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको मास दिखाई दे रहा है, यानी केजी। सेकंड अपनी मीटर्स, लेंथ। तीसरा अपना टाइम, सेकंड। तो ये तो सबसे पहले होगी लेंथ, मीटर, मास, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को किस में मेजर करते हो बेटा? टेम्परेचर को केल्विन में, यानी टेम्परेचर का सेल्सियस नहीं है। टेम्परेचर का कौन सा यूनिट है जो मोस्टली कंट्रीज में यूज किया जाता है, जिसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया? क्या है? केल्विन, ठीक है। तो जब भी अगर कहीं पर भी सेल्सियस में गिवन हो तो टेम्परेचर को केल्विन में जरूर कन्वर्ट करना। उसके बाद मोल, कि अगर कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो केमिस्ट्री में, मैम आपको बोलेंगी, केमिस्ट्री वाली मैम आपसे कहेंगी कि ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का ये वाला मोल ले लो। तो आप कैसे बताओगे कि कितना ऑक्सीजन लेना है मैम? तो मैम बताएंगी ना बेटा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर किसी भी अगर सब्सटेंस को मेजर करना है तो हम कौन सा यूनिट लेंगे? मोल लेंगे। दूसरा फिर आता है करंट। करेक्ट, जब हम करंट वाला चैप्टर पढ़ोगे आप, अभी जब 12th में जाओगे तो वहां पर हम करंट पढ़ेंगे। आई होप 10th में भी पढ़ के आए हो। तो करंट को किस में मेजर करते हैं बेटा? करंट को किस में मेजर किया जाता है? करंट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। करंट को किस में मेजर करते हो? एम्पियर में मेजर करते हो। उसके बाद आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसका शायद 12th में बहुत, 11th में तो कोई यूज है नहीं, 12th में भी बहुत कम यूज है, ठीक है। क्या है? कैंडेला। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। उसके बाद देखो 2 यूनिट सप्लीमेंट्री में आती हैं। सप्लीमेंट में कैसी आती हैं देखो, कौन से हैं? जैसे आप एंगल्स पढ़ते हो ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और थीटा थीटा जो पढ़ते हो, तो उस थीटा का एंगल क्या है? उस थीटा की यूनिट क्या है? तो उस थीटा की क्या यूनिट होती है बेटा? रेडियन। क्या यूनिट होती है? रेडियन। तो प्लेन एंगल जो होता है वो अपना 2D एंगल होता है। तो 2D एंगल में हम लोग जब भी कोई एंगल कट करते हो आप लोग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियन। सॉलिड एंगल कब बनता है बेटा? सॉलिड आपका बनता है 3D में। जैसे खरबूज होता है, तरबूज। वाटरमेलन देखा है सभी ने? वाटरमेलन। तो जब अगर वाटरमेलन का एक पीस ऊपर से कट करके निकालोगे तो वो वाटरमेलन का एक पीस उस सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? जैसे मान लो तुम्हारा ये वाटरमेलन है, रेड रेड, तो तुमने वाटरमेलन का एक पीस निकाला, कैसे कट होके आता है? एक ट्रायंगल में। तो वो पीस ट्रायंगल का उस सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। वही क्या है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल किस में होता है बेटा? 3D सरफेसेस में। 3D सरफेस अपना क्या है? स्फीयर, ठीक है। तो सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर उसे क्या बोलते हो आप? स्टीरेडियन। और डिनोट किससे करते हो उसको आप? ओम से। किससे डिनोट करते हो भाई? ओम से डिनोट करते हो। किसको? स्टीरेडियन को। बात समझ में आई? बोलो, समझ में आया अच्छे से? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैम? आपने हमें ये तो बता दिया कि हमारे पास अगर प्लेन एंगल होगा, प्लेन एंगल मतलब 2D में अगर हम कोई भी एंगल कट करेंगे, जैसे अपने पास ये सिंपल सर्कल है, आप
ए से लेके अगर आप बी तक गए, तो मैंने बोला कि आप ए से बी तक गए हो ना, तो आपने कितना एंगल चला है, थीटा एंगल चला है। तो इसी थीटा को यूनिट में कैसे लिखोगे आप बेटा, रेडियंस में, किसमें, रेडियंस में, ठीक है। और अभी सॉलिड एंगल तो पढ़ा ही है, सॉलिड एंगल को किस में डिनोट करोगे, ओम से, और इसका यूनिट क्या है, स्टीरेडियन। अब बात आई मैम यूनिट तो बताई नहीं, पूरा चैप्टर तो यूनिट का चल रहा है, यूनिट तो बताओ, यूनिट तो बता दी, यूनिट क्या है, यूनिट है रेडियंस, और इसकी यूनिट है स्टीरेडियन, बट इनके पास डायमेंशंस नहीं है। ये दो ऐसी यूनिट है बेटा जो बिना डायमेंशन के एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इनके पास डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशंस क्या क्या मतलब है, डायमेंशंस इनके पास नहीं है, बात समझ में आए। These both have zero dimensions, they do not have any dimensions। ये क्लियर हुआ कि डायमेंशंस नहीं है। कैसे नहीं है, देखो आर्क लेंथ पढ़ा है आपने, ये जो ए बी है ये इस सर्कल की क्या हो गई, ये क्या हो गई, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किसके बराबर हो गया, रेडियस इनटू तुम्हारा जो ये एंगल थीटा है। तो थीटा किसके बराबर हुआ, देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं, ये दोनों को किसमें मेजर करोगे, आर्क लेंथ भी लेंथ में मेजर होगी, और रेडियस भी एक लेंथ की यूनिट है, तो लेंथ की लेंथ कैंसिल हो गई, तो थीटा फिर यहाँ से कैसा आता है, डायमेंशन लेंथ। तो यहाँ पर कोई भी डायमेंशन नहीं है। एक सेकेंड, फिर से शायद कोई एंट्री के लिए आया है, ओके। तो ये हुआ अपना एंगल्स। अब देखो, अब तुमने क्या किया, तुमने 7 तो ऐसे यूनिट पढ़ ली, फंडामेंटल यूनिट्स, आप लोगों ने 7 तो फंडामेंटल यूनिट पढ़ ली, साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ ली। अब इनकी मदद से ना आप कोई भी यूनिट निकाल सकते हो, इनकी मदद से आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो, आगे देखेंगे कैसे डिराइव किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ। उसके बाद बेटा एक शब्द आपने सुना होगा जब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होती हैं, क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बोलो। एस्ट्रोनॉमिकल सबसे पहले तो किसकी यूनिट है, देखो यूनिट है तो मतलब कुछ तो मेजर करोगे। अभी तुमने सोचा ना, पढ़ा ना कि यूनिट किसी चीज को, किसी क्वांटिटी को मेजर करती है, पढ़ा ना, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट। तो इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इज ऑल्सो अ यूनिट, तो ये भी कुछ मेजर करेगी, बट क्या मेजर करेगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या मेजर करती है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो अपनी लेंथ को मेजर करती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बट कौन से वाले डिस्टेंस को, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हमारे यहाँ आसपास क्या है बताओ, सन, प्लैनेट्स, करेक्ट, स्टार्स। तो इन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कौन सी डिस्टेंस यूनिट मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और कई बार इसको AU से दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। यानी अगर सन और अर्थ के बीच की दूरी अगर पूछी जाए, तो सन और अर्थ के बीच की दूरी को किस में मेजर करते हो, AU में। बात समझ में आई, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो सिंपल सी बात है, सन से अर्थ की दूरी क्या है, 1 AU। तो ये डिस्टेंस 1 AU है। तो आप कहोगे कि मैम मीटर्स किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट वैल्यू बहुत बड़ी चली जाएगी। अब बोलने में कितना आसान लग रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा डिस्टेंस और सन के बीच में और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है, आपने 1 सेकंड में मुझे आंसर दिया 1 AU। आसान लग रहा है, सुनने में भी, याद करने में भी आसान है। अगर मैं तुमसे यही चीज किलोमीटर्स में लिखवा दूं तो देखो तुम्हें बरसों लग जाएंगे याद करने में। कितना है 1 AU इंटू किलोमीटर्स, 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर्स। तो कितनी दूरी आई अर्थ से सन के बीच में, 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर। कौन सा आसान लग रहा है। अगर अगली बार से मैं तुमसे पूछूंगी कि बेटा सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो तुम फटाक से कहोगे मैम 1 AU। ठीक है, तो आज अपने घर में सबसे पूछना, बताओ कितनी दूरी है, एक वर्ड का आंसर है, बस एक वर्ड का आंसर है, क्या है वो एक वर्ड, 1 AU। ठीक है, एक वर्ड ये है। ओके, उसके बाद बेटा लाइट ईयर आता है। लाइट ईयर क्या होगा बताएगा कोई, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर क्या है, व्हाट इज लाइट ईयर, एनीवन।
कोई बताना चाहेगा अपने आप को अनम्यूट करके? बोलिए। लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर भी किसकी दूरी है? लाइट ईयर भी डिस्टेंस की दूरी है। ओके देन अगेन समवन वांट्स टू ज्वाइन द सेशन। ओके, लाइट ईयर, लाइट ईयर भी क्या है? डिस्टेंस की दूरी है। अभी देखो आपने क्या किया, आपने सन और अर्थ के बीच में मेजरमेंट ली। सन और अर्थ एक ही गैलेक्सी के पार्ट है, यहाँ कहीं सन है और यहाँ अपनी अर्थ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 AU हुआ। ठीक है, ये तो फ्रॉग बन गया, ये 1 AU हुआ। अब आपको दूसरी गैलेक्सीज का डिस्टेंस मानना है कि मान लो अपनी मिल्की वे के सबसे नजदीक कौन सी गैलेक्सी है? कौन सी है? चलो ये तो मेरा होमवर्क है, अपनी फिजिक्स अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है वो ढूंढना। ठीक है, तो अगर मुझे गैलेक्सीज से गैलेक्सीज का डिस्टेंस मेजर करना है बेटा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो उसके लिए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटी पड़ जाएगी, उसके लिए तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटी पड़ जाएगी। तो हम यहाँ एक और यूनिट को आइडेंटिफाई करके लेके आए जिसका नाम क्या है? लाइट ईयर। क्या नाम है? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर भी किसकी दूरी है? डिस्टेंस की, याद रखना, ये भी डिस्टेंस की दूरी है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि लाइट ईयर है कितना बड़ा। देखो 1 AU मेजरमेंट करके आ चुके। अरे ये तो यहीं पे आ गया, इसमें देखो आंसर भी छुपा हुआ है, इस स्लाइड में आंसर है। किसी को दिख रहा है? आंसर दिख रहा है किसी को? जो अभी मैंने पूछा था, नियरेस्ट गैलेक्सी क्या है मिल्की वे के? मिल्की वे के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। ठीक है, तो दिस इज योर नियरेस्ट गैलेक्सी। तो यहाँ देखो ये नियरेस्ट गैलेक्सी कितनी दूरी पे है? 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स। तो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, कैन यू इमेजिन? ये इतनी दूरी पे है। और लाइट ईयर तो तुम्हारा किससे भी बड़ा यूनिट है? AU से भी बड़ा यूनिट है। तो बेटा मीटर्स और किलोमीटर्स तो बहुत छोटी यूनिट्स रह जाती हैं जब हम स्पेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें बड़ी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम AU लाए, उसके बाद लाइट ईयर लेके आए। समझ में आया? तो ये तो वो गैलेक्सी है जो तुम्हारे मिल्की वे से बहुत नजदीक है। अब ऐसी भी गैलेक्सी है जो बहुत 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 ज्यादा दूर है, उनके लिए तो लाइट ईयर छोटा पड़ जाएगा, उनके लिए तो वो डिस्टेंस भी छोटी पड़ जाएगी, लाइट ईयर। तो पहले लाइट ईयर देखते हैं कि लाइट ईयर एग्जैक्टली है क्या। तो लाइट ईयर बेटा वो दूरी है जो तुम्हारी लाइट सॉरी कितने डिस्टेंस में कवर करती है? 1 साल में। दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस जो आपकी लाइट 1 साल के अंदर कवर करती है। तो देखो लाइट का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड पता है हमें, देखो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं ना। क्या था ये? लाइट ईयर वो दूरी है जो तुम्हारी लाइट 1 साल में कंप्लीट करे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड कितनी है बताओ? लाइट किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगी। और कितना समय लगाएगी? 1 साल। अभी पढ़ा ना कि लाइट 1 साल तक कितना चलेगी, वो तुम्हारा 1 लाइट ईयर है। तो 1 साल, तो टाइम का भी स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ा है तुमने क्या? सेकंड। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट 1 सेकंड है। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें मिलेगा 1 लाइट ईयर। किसमें? इन मीटर्स। ये लाइट ईयर तुम्हें किस में मिल जाएगा बेटा? मीटर्स में मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लाइट ईयर बोलेंगे। तो समझ में आया ये कितना बड़ा दूरी होगा? लाइट 1 साल तक जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसको 1 लाइट ईयर बना दो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 10⁻12 किलोमीटर। सोच पा रहे हो कि 10 की पावर कितनी हो गई? 12।
10⁻12 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर ओनली। अर्थ की रेडियस तो बेटा सिर्फ 6400 किलोमीटर है। और तुम देख लो इसकी पावर 12 है, 10⁻12, तो ये कितनी बड़ी यूनिट होगी। और एक लाइट ईयर कितने एयू के बराबर है? 63241। यानी एक साल में तुम्हारी लाइट सन से अर्थ तक कितने बार जा सकती है? इतने टाइम, 63,000/241 टाइम्स। ठीक है, ये कहलाई जाएगी लाइट ईयर। फिर अब बड़ी और यूनिट चाहिए। अब हमें और बड़ी यूनिट चाहिए। और बड़ी यूनिट समझ में आया कि अपनी गैलेक्सी से आसपास वाली गैलेक्सीज मेजर नहीं करनी, बहुत दूर वाले स्टार्स मेजर करने हैं, जो स्टार बहुत दूरी पे हैं उन्हें मेजर करना है। तो उसके लिए एक और डिस्टेंस हम मेजर, एक और लेंथ लेके आए, कौन सॉरी एक और डिस्टेंस लेके आए। कौन सी डिस्टेंस लेके आए उठा के? पारसेक। क्या लेके आए? पारसेक लेके आए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? सन है, और ये अपना क्या मान लो, ये अपनी अर्थ है, जो कि सन और अर्थ के बीच का दूरी ऑलरेडी पता है कितना? 1 AU। ठीक है, अब मान लो कोई और एक और स्टार है, तो कैसे निकालेंगे कि ये 1 पार्सेक किसके बराबर है? आ जाओ। मान लो ये दूरी 1 AU हो गई। अब जो ये एंगल सबटेंड कर रही है ना, तो हमारी अर्थ यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल किस में होगा? एंगल इन सेकेंड्स ऑफ आर्क। और जो ये दूरी निकल के आएगी इसे क्या बोलेंगे? पारसेक। और थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन देखो। देखो अब तब समझ में आएगा, पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। पहले डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिख रहा है? इट इज द डिस्टेंस एट विच 1 AU सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। बात समझ में आई कि 1 AU जो डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 1 आर्क सेकेंड का। कितने डिग्री का? 1 आर्क सेकेंड का एंगल बना रहा होगा, तो वो क्या बनेगा मेरा? 1 AU। तो यही वो यहाँ पे बताया हुआ, देखो ये 1 AU की डिस्टेंस हो गई। दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ 1 AU। अब ये 1 AU की डिस्टेंस किसी पॉइंट पर कितना एंगल बनाएगी? मान लो यहाँ पर कोई स्टार है, यहाँ पर वो कितना एंगल सबटेंड करेगी इस स्टार के साथ? कितना एंगल सबटेंड करेगी? 1 आर्क सेकेंड। तो ये वाली जो दूरी होगी ये क्या कहलाई जाएगी? पारसेक। 1 पारसेक। तो कितने एंगल सबटेंड करा इसने? 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड किया। ठीक है, 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड किया। तो ये 1 AU हो गया, और जो ये डिस्टेंस आया ये क्या आया? 1 पारसेक। समझ में आया? तो ये वाली डिस्टेंस पारसेक है। तो एक पारसेक देखो लाइट ईयर का भी कितना बड़ा है? एक पारसेक 3.2 लाइट ईयर्स, तो यानी पारसेक लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट है। तो ये सब रिलेशंस याद रखना कि कौन किससे रिलेट कर रही है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? पारसेक है। ठीक है, अब कोई पूछे 1 आर्क सेकेंड कितना है, तो आर्क सेकेंड देखो क्या है? तुम्हारे किसी भी एंगल का कितना पार्ट? 1 डिग्री का कौन सा हिस्सा? एक तो हुआ 1 डिग्री, जैसे आप एंगल मेजर करते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री का कौन सा हिस्सा 1 आर्क सेकेंड है? 3600। जब इसका 1/36 कर दोगे, किसका? 1 डिग्री का, तो ये क्या कहलाया जाएगा? 1/36 ऑफ 1 डिग्री क्या कहलाया जाएगा? 1 आर्क सेकेंड। बात समझ में आई? तो ये भी पता होना चाहिए कि 1 आर्क सेकेंड किसके बराबर है। तो दिस इज द रिलेशन जो हमारा निकल के आता है कि सबसे बड़ी पारसेक है, लार्जेस्ट यूनिट। लाइट ईयर कैसी यूनिट है? लेस देन दिस, और फिर ये अपनी इससे कम। तो पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है, तीनों डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती हैं। तो देखो ये तुम्हारा 2000 का PYQ भी है। ठीक है, दिस इज योर PYQ ऑफ 2024, जिसमें तुमसे यही पूछा है कि इसमें आपको अरेंज करना है यूनिट्स को, पारसेक, लाइट ईयर। और अब मेरे बच्चे इसको अरेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो लाइट ईयर सबसे बड़ी है क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। प्रैक्टिस करोगे अभी क्वेश्चन? और आ जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो
इसके बाद ना जो अब हमारे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो ये क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो डायमेंशंस के ऊपर कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं? होमोजेनिटी, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला चेक करा सकता है, फॉर्मूला डिराइव करा सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट डायमेंशन दे देगा क्वांटिटी का कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन बताओ, तो आपको निकालना पड़ेगा। चलो मैच करो इन्हें, इन क्वेश्चंस को मैच करो। तो ये होते हैं तुम्हारे डायरेक्ट टाइप की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, सरफेस टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। तो अभी आप 11th के फर्स्ट ग्रेड में ही हो, आगे जाओगे तब ये सारी चीजें पढ़ोगे, सरफेस टेंशन पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका निकाल सकते हैं? देखो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही रहता है, चेंज नहीं होगा, रोटेशनल हो या कैसी भी हो। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। तो हाफ का तो कोई यूनिट है नहीं, मास का क्या यूनिट होता है बेटा? एम। वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी बताओ किसके बराबर है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर्स का क्या होगा? मीटर्स किस में लिखते हो? एल में लिखते हो। और सेकेंड क्या हो जाएगा? अपॉन सेकेंड। सेकेंड क्या है? किसकी यूनिट है सेकेंड? टाइम की। तो टाइम का पावर क्या आ जाएगा? -1। तो देखो काइनेटिक एनर्जी किससे मैच हो गई? अब देखो ये स्केयर है, वेलोसिटी का स्केयर। तो अभी v का लिखा है तो v का स्केयर कर दो, तो यानी लेंथ का स्केयर और टाइम का स्केयर। तो कौन सी हुई भाई? तुम्हें d का तो पता चल गया, d का कौन सा ऑप्शन है? ml2, ml2 t-2, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अपना एम वी आर। आगे जाओगे, अभी आगे पढ़ोगे आप ये सब, ठीक है। तो अभी ऐसे मत होना कि मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं पता, ये सारे फॉर्मूले याद होंगे आपको। मास को एम में लिखोगे, वेलोसिटी अभी पढ़ा है LT-1, और आर डिस्टेंस की यूनिट है यानी एल, और एल की एक और पावर है, तो एल का पावर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या आया? ml²t-1। देखो एंगुलर मोमेंटम का फिर क्या बना? ml2t-1 यानी सेकेंड। तो क्या इनके बेसिस पे हम कोई ऑप्शन टिक कर पा रहे हैं? डी का हमने 1 किया है, तो डी का 1 दो ऑप्शंस में है। डी का 1 आपको इसमें दिया हुआ है, डी में और बी में। तो हमने एक और सी का आइडेंटिफाई किया, तो सी का सेकंड तो बेटा बी में भी दिया हुआ है और सी में भी दिया हुआ है, यानी आपको एक और डायमेंशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस टेंशन का निकाल सकते हो। अगला क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन का निकाल सकते हो आराम से। तो सरफेस टेंशन का आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो, बी का किसके बराबर होगा? वो आपका m × t-2। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला निकालो और उसमें फोर्स अपॉन में एरिया से डिवाइड कर दो। क्या होता है सरफेस टेंशन? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा? सॉरी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ रख दो। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन, ये तुम्हारा लेंथ का डायमेंशन। तो आराम से यहाँ पे क्या निकाल सकते हो तुम? सरफेस टेंशन का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ फोर्स का डायमेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन लिखना बेटा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? आप फोर्स का कैसे लिख सकते हो? याद नहीं है तो मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ किसके बराबर होता है? एम ए के। तो मास का एम हो गया, एक्सीलरेशन का क्या बनता है? LT-2, करेक्ट। एक्सीलरेशन का अपॉन एल, तो एल से एल कट गया तो एल के तो जीरो हो गए,
तो यानी एल का 0 तो यहीं पे दिख रहा है, तो बी का कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। तो L0 T-2, तो सरफेस टेंशन यानी फोर्थ, तो यानी बी का फोर्थ तो बी में दिया हुआ है, तो यानी ये ऑप्शन सही है, डी वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि बेटा आप वही क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जो सेम क्वांटिटी हैं। जैसे कि आप मास में सिर्फ क्या ऐड कर सकते हो, मास को सिर्फ किस में घटा या जमा कर सकते हो, मास में, ठीक है, मास में ही। लेंथ को किस में प्लस कर सकते हो और किससे माइनस कर सकते हो, लेंथ में से ही। मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मेरे पास ये 5 किलो, मेरे पास ये 5 kg का मास है, आप इस 5 kg के मास में ना 10 मीटर की लेंथ ऐड कर दो, कर सकते हो क्या आप 5 kg के मास में 10 मीटर की लेंथ को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यानी सेम क्वांटिटीज को ही या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना कि एवरीथिंग शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ ओनली, अपने में से ही माइनस हो सकती है। ओके, तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। ये बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, यहाँ तुम्हें दिया हुआ है, दिस करिए। ये इक्वेशन दी हुई है ये तुम्हें स्क्रीन पे फॉर्मूला चेकिंग में, दिस वन, दिस इज योर इक्वेशन। बेटा इसको सॉल्व करो। क्या लिखा हुआ है, प्रेशर माइनस ए बाय वी स्क्वायर, वेलोसिटी माइनस बी इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, पी क्या है, पी प्रेशर है, इतना हेल्प कर देती हूँ मैं। टी क्या है, टेम्परेचर। वी क्या है, वॉल्यूम। लो, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, यहां से निकालना क्या है, ए और बी का डायमेंशन निकालो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ये रहा सवाल, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, दिस इज योर क्वेश्चन। सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको हम वंडर वॉल्स इक्वेशन बोलते हैं, जब आप केटीजी पढ़ोगे, आप थर्मो पढ़ोगे, वहां पर ये टॉपिक आता है, बट आप अब भी कर सकते हो। प्रेशर के डायमेंशन निकालने आते हैं, वॉल्यूम की पता है, करिए सवाल, आसान हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट करो, ट्राई लो, 1-2 मिनट का समय लो, फिर मैं तो करा ही दूंगी। ए का डायमेंशन निकालो बेटा, ए का डायमेंशन निकालो। करें, तो अभी तुमने क्या पढ़ा है कि हम सेम क्वांटिटीज को प्लस या माइनस कर सकते हैं, करेक्ट। अभी यही पढ़ा है कि सेम क्वांटिटीज को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब देखो, v में से b माइनस कर रहे हो, यानी आपने वॉल्यूम में से b माइनस किया है, तो भाई वॉल्यूम में से अगर b माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, b के डायमेंशंस कौन से हैं, b के पास वही डायमेंशन है जो वॉल्यूम के डायमेंशन है, तभी तो आप माइनस कर पा रहे हो, तभी माइनस कर पा रहे हो। तो b का डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर है, कितना, वॉल्यूम के पास कितना होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, करेक्ट। तो b के पास क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया तुम्हारा, एल क्यू, बस खत्म। तीसरा देखो, प्रेशर माइनस ए अपॉन वी स्केयर, यानी प्रेशर में से ये पूरी क्वांटिटी माइनस हो रही है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी अगर आप प्रेशर में से माइनस कर रहे हो तो ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर रही होगी, प्रेशर के। अगर ए का डायमेंशन निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इंटू वी स्केयर, किसके बराबर आ गया, ए के।
बोलो। तो प्रेशर और वी स्केयर को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से किसके डायमेंशन आ जाएंगे, ए के। तो देखो यहाँ पे हमने ये डायमेंशन निकाला भी हुआ है। आप प्रेशर के डायमेंशन रख दो। प्रेशर का डायमेंशन क्या है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वॉल्यूम का भी पढ़ा है, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है, तो स्केयर का तो एल सिक्स हो जाएगा। तो ये वाला डायमेंशन किसका आ गया आपका, ए का। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आसान था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन और करोगे क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये ना, मास में टाइम ऐड कर सकते हैं, नो नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जरा जरा इसे करिए, जरा इसे करिए। मुझे बी का डायमेंशन बताइए, यूनिट ऑफ बी बताइए। करिए इस क्वेश्चन को। टी सेकेंड्स में है और एक्स डिस्टेंस में है, आप बी का यूनिट बता दीजिए। बी का भी बता दो, ए का भी बता दो, दोनों का बताओ मेरे को। ट्राई करो बेटा, बहुत इजी है। ट्राई ट्राई दिस आउट। ठीक है, करे। ओके, देखो x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्केयर, ये तुम्हें गिवन है। x का पहले ही बता दिया कि बेटा x जो है डिस्टेंस की यूनिट है, तो ये तुम्हें पहले ही बता दिया, x डिस्टेंस है और t क्या है, टाइम। टाइम है, तो देखो यानी पहली बात तो ये देखो, एटी में क्या प्लस हो रहा है, एटी में बीटी स्केयर प्लस हो रहा है, यानी एटी की डायमेंशंस मिला के और बीटी स्केयर के डायमेंशंस मिला के सेम रहे होंगे, तभी इनको ऐड किया जा रहा है। और इन दोनों के डायमेंशंस मिला के किसके बराबर आ रहे हैं, डिस्टेंस के। तो यानी इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर भाई आप ये पानी चीनी मिला के रसना यहाँ नहीं बनेगा, पानी चीनी मिला के नींबू पानी नहीं बनेगा, है ना, केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स है। अगर आपने पानी में पानी मिलाया है तो पानी ही मिलेगा, करेक्ट। पानी में पानी मिला, पानी में पानी ही मिल सकता है और मिलेगा भी पानी। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर आपने एटी में बीटी स्क्वायर मिलाया है, दैट मीन्स इन दोनों की यूनिट सेम है और वो मिलके क्या दे रहा है, एक्स दे रहा है, मतलब ये सब बराबर है। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एटी के बराबर, और ये एक्स किसके बराबर है, बीटी स्क्वायर के। बात समझ में आई? तो यहाँ से ए किसका डायमेंशन हो गया, एक्स इज डिस्टेंस और t इज योर टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है मीटर्स में, m, और ये टाइम यानी t में x। अब b का निकाल सकते हो, b का क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन टी स्केयर। तो x क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में मेजर, सॉरी डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। इसको l लिखना। टी स्केयर क्या हो गया, t माइनस टू। तो मेरे को बताओ a क्या रहा है, वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस टू इज योर एक्सेलरेशन। आई थिंक क्लियर हुआ, चीजें काफी हद तक क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी के हमारे डायमेंशंस कौन से आए हैं, पर सेकेंड स्क्वायर आए। ये अगेन एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर के बेटा 6 रूल हैं। कितने रूल हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के 6 रूल हैं। बहुत आसान है पढ़ना। पहला रूल क्या कह रहा है, देखो इसमें दो चीजें होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम किस चीज, एक जीरो से लेके 1 2 3 4 9, जीरो से 9 तक आपके पास नंबर्स हैं,
उसमें से जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जीरो जीरो को हटा दो, 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं ये किसी भी कंडीशन में कैसे भी आ जाएं, पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के ऊपर, ये कैसे रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे। बात समझ में आई। दिक्कत क्रिएट करता है आपका जीरो। दिक्कत किसके साथ है? दिक्कत है जीरो के साथ, कि जीरो क्या होता है, जीरो हर कंडीशन में सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो वो कौन सी कंडीशन है वो आपको चेक करनी है। जरा रूल नंबर 1 पढ़िए, क्या कह रहा है? ऑल नोन जीरो आर सिग्निफिकेंट। तो ऑल नोन जीरो क्या है? 1 से लेके 9 तक, तो ये सब सिग्निफिकेंट है, सब काउंट होंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? अगर आपके पास जीरोस को सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में सैंडविच कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाएंगी? क्या बन जाएंगी वो? सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। देखो कितना आसान हुआ। ये मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिए हुए हैं साइड में, देखो अगर मैंने 1 के बीच में 2 जीरो रखा तो यानी मैंने 2 जीरो को सैंडविच कर दिया 2 सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में। तो यानी अब तुम्हारी 2 जीरो तो तुम्हारे पास 1 और 1 तो सिग्निफिकेंट है ही, इनके बीच में आने वाले नंबर भी क्या बन जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई? सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो गई? 4। एक और एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल लेना चाहोगे बताओ? मैं कहती हूँ बेटा, आपने लिखा 10201, चलो बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई इसमें? 121 तो सिग्निफिकेंट है ही, बट इनके बीच में अब जीरो आ गई तो ये भी क्या है? सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट होंगे। तो कितने डिजिट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं बेटा? 6 है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 6। रूल नंबर 3 को काउंट करो। रूल नंबर 3 को काउंट करिए। इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। समझ में आया? कहते हैं ना कि अगर आप चाहे कितना ही डिजिट बना लो, 1 2 3 4 5, अगर मैं एक जीरो लगा दूंगी तो सब क्या हो जाएगा? सब बेकार हो जाएगा। तो अगर आगे कितनी भी जीरो लगी हो वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। दीज विल बी नेवर सिग्निफिकेंट। तो ये चीज समझ में आई। आगे कितनी भी जीरो लगा दो, देखो मैंने यहाँ पर कितनी जीरो लगाई हुई है, काम की एक भी नहीं है, एक भी काम की नहीं है। तो कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? सिर्फ 1। तो 1 ही, यानी एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। और एग्जाम्पल ले लो, और उठा लो एग्जाम्पल बेटा। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, बताओ क्या? थर्ड वाले केस का 002। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? अभी भी ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट। तो आगे वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे, ये रूल नंबर 3 कहता है। याद रखना, आगे वाले जीरोस काउंट, आगे वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। वेरी गुड। रूल नंबर 4 पढ़िए, क्या कह रहा है? एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। तो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग वाले तो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे ही नहीं। अब ये कह रहा है कि जो लास्ट वाले जीरोस हैं, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट अगर डेसिमल के बाद आते हैं तो देखो इसका एग्जांपल ये दिखाया हुआ मैंने तुम्हें। क्या दिखाया हुआ है? जैसे 21 है, 21 के बाद मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद बेटा तुम्हारे जो जीरोस हैं ये सारे किस में काउंट होंगे? सिग्निफिकेंट में। देखो बोला है रूल नंबर 4 कि एंडिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट मानो अगर वो डेसिमल के बाद आते हैं तो 4। तो कितना सिग्निफिकेंट नंबर बनेगा बेटा मेरा यहाँ पे? 4 सिग्निफिकेंट नंबर बनेगा। बात समझ में आई? कितना सिग्निफिकेंट बना? 4। ओके। तो पॉइंट के बाद वाले जीरोस को काउंट कर लेना। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सिग्निफिकेंट मत लेना। मैग्नीट्यूड का ऑर्डर, जैसे 21 की पावर यहाँ 10⁴ लगी हुई है, तो ये जो ऑर्डर है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जो आगे का नंबर है इसको किस में मानोगे? इसको सिग्निफिकेंट मान लोगे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 200, अब बताओ, अब इसमें कौन सा रूल लगाओगे? बताओ, कौन बताएगा? 2100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2100 में? कौन बताएगा? एनी गर्ल्स, एनीवन? कितने होंगे बेटा 2100 में सिग्निफिकेंट फिगर? रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। रूल नंबर 4 कह रहा है डेसिमल के बाद वाली जीरो को काउंट करो। क्या यहाँ डेसिमल है? यहाँ तो डेसिमल नहीं है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे?
यहाँ कितने सिग्निफिकेंस फिगर हैं फिर? बोलिए। इसमें दो ही होंगे, ठीक है। 2100 में कितने सिग्निफिकेंट है? सिर्फ दो। लास्ट वाली दो जीरोस काउंट नहीं करनी, वो पॉइंट के बाद वाली काउंट होंगी, ठीक है। इस 2100 को क्या लिख दोगे आप? 2100 को 21 इंटू 10⁻²। अगर आपने ऐसे लिखा तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को मत लो। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो कि रूल नंबर 5 कह रहा है मैग्नीट्यूड का जो भी ऑर्डर है उसे हम नहीं लेंगे। तो 2100 को मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू 10⁻²। 10⁻²। रूल नंबर 5 ने डिनाई कर दिया कि नहीं काउंट करना, तो 10⁻² नहीं यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो याद रखने वाली थी। आगे आ जाओ, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कांस्टेंट जो नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स हैं, वो कैसे हैं? उनके पास तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस फिगर्स होते हैं। आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने आप दूंगी, ठीक है, मेरे को आप खुद सॉल्व करके बताओगे। 1010 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1010 में? अच्छा, एक जीरो और लगा लो, बताओ। ये तो मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ठीक है। 1010 ये फाइंड करना, इसके बाद ठीक है। बस ये जितने मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इतने ही कर लेना, उससे तुम्हें काफी आइडिया लग जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये वाले हैं बेटा, बस ये 9 है। इसमें मेरे को तुम 8 और 9 तो अभी बताओ, मेरे को 8 और 9 तो अभी जानने हैं। चलो, 8 का बता सकते हो कितने होंगे? एनीवन 8 का बता सकते हो कितने होंगे? कौन सा रूल लगाओगे इसमें? कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं बेटा? तो देखो, एक तो तुम्हें यहाँ पर लीडिंग जीरो ये दिख रहा होगा 2, और 2 के अब 2 के बाद वाला क्या होता है? 2 के बाद वाला काउंट करोगे क्या? डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल के बाद तो हम पॉइंट्स के बाद काउंट करते हैं, यानी ये 2 और 0 तो काउंट होंगे। क्या ये वाला 0 काउंट होगा? लीडिंग 0 तो काउंट होगा ही नहीं, तो ये वाला काउंट नहीं होगा। बचा ये वाला 0 जो पॉइंट के जस्ट बाद आया है। क्या ये 0 काउंट होगा? यहाँ पर सबको कंफ्यूजन होती है। ये वाला 0 काउंट नहीं होगा बेटा। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि आगे वाले दो 0 किस कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं? देखो, रूल नंबर रूल नंबर देखो, रूल नंबर 3, इनिशियल जीरोस और लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट।
तो तुम्हारे जो आगे लगने वाले जीरो हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। फिर क्या बोला है, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो एंडिंग जीरो कौन सा है भाई इसमें, एंडिंग जीरो तो यानी एंडिंग जीरो लास्ट वाले जीरोस को काउंट कर लो, तो यानी लास्ट वाला जीरो काउंट हो जाएगा, वो भी तब जब जीरो पॉइंट के बाद है, तो इसीलिए समझ में आया। तो ये वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा, यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ऊपर वाले में 2, ठीक है, ऊपर वाले में, ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। नाइन्थ में बताओ, नाइन्थ में कितने हैं, नाइन्थ का तो खैर तुम बता ही दोगे, इजी वन है। फिर मेरे को बताओ, आई थिंक ठीक है, ये बाकी का तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, इन्हें ट्राई करना, ये ट्राई करना। यहाँ कुछ और भी है, देखो इन्हें मैच करो। ठीक है, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा पाई के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो क्या बताओगे, फाइंड पाई सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो अभी क्या पढ़ाया था, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं तुम्हारे, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उनके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनफाइनाइट। तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। तो ये भी तुम अपने ग्रुप, अपने एक दूसरे के साथ दोस्तों से जाके पूछ सकते हो कि बता पाई के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस लिए हैं, 101, 01.1, 100.100, यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ 0.001001, चलो बताओ। पहला वाला देखो 100, 100 सैंडविच हो गई, सैंडविच वाला रूल लगेगा, दोनों जीरो काउंट होंगी तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 4। थर्ड वाला देखो, ट्रेलिंग वाली काउंट नहीं होती, तो ये आगे वाली नहीं काउंट होगी, तो कितने बचे, 3। इसमें बताओ पॉइंट के बाद वाले सारे काउंट होते हैं, पॉइंट के बाद वाले सारे काउंट होते हैं, बट यहाँ पर ये 2 जीरो तो सैंडविच हो गए, क्या करें, इसका 1 के बाद आया है, कितने होंगे, जल्दी बताओ। इसमें कितने हो गए, फिर 6 हो गए। लास्ट वाले में बताओ कितने होंगे, ये ट्रेलिंग जीरोस है आगे वाले 3, तो आगे वाले 3 अभी बताए हैं, जो लीडिंग जीरोस होते हैं बेटा वो काउंट नहीं होते, तो ये तीनों काउंट नहीं होंगे, लास्ट वाले ये काउंट हो जाएंगे 5। तो 10010 काउंट हो जाएगा, तो कितना आया सिग्निफिकेंट नंबर, 5 आया। तो आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। होमवर्क के लिए भी तुम्हें मैंने यहाँ पे 9 नंबर्स दिए हैं बेटा, इन्हें प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। ठीक है, बाय बाय।